नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फासिज्म के बारे में। फासिज्म को तो देखो कुछ लोग आइडियोलॉजी मानते ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये एक पैथोलॉजी है। फासिज्म को पढ़ना मतलब हम आइडिया को नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक डिजीज़ को पढ़ रहे हैं। इतना बेकार है फासिज्म। कुछ लोग कहते हैं इट इज़ होज पोज ऑफ आइडियोलॉजी। होज पोज क्यों है? क्योंकि फासिज्म में देखो कुछ कंसिस्टेंट आइडियाज़ नहीं है, कोहेरेंट आइडियाज़ नहीं है। जो फासिस्ट लीडर्स थे, मसूलनी, हिटलर, उन्होंने उनको मेनली अपने एक्शंस को जस्टिफाई करना था। जिस भी चीज़ की सहायता से वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर सके, उन्होंने वही चीज़ बोल दी। तो इसलिए उनके आइडियाज़ में कोई कोहेरेंसी नहीं है। उन्होंने कुछ भी बोल दिया बस अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए। ये टोटली एक प्राग्मेटिज्म है, टोटली पावर पॉलिटिक्स है। कैसे ना कैसे करके पावर पे कब्जा करना है। प्रोपगेंडा फैलाया गया था इसके द्वारा, फासिस्ट लीडर्स के द्वारा, हिटलर के द्वारा, मसूलनी के द्वारा। कोई एथिक्स नहीं है। लेकिन एक चीज़ यूनिक है फासिस्ट आइडियाज़ में, क्या है? वो है नेगेटिव करैक्टर। फासिज्म की हम अभी आइडियोलॉजी पढ़ेंगे, आप एक चीज़ देखोगे, ये फासिज्म जो है वो एंटी इंटरनेशनलिज्म है, एंटी पीस है, एंटी ह्यूमैनिटी है, एंटी सोशलिज्म है, एंटी कैपिटलिज्म है, यानी सब कुछ एंटी है। आइडियाज़ में एक ये चीज़ देखने को मिलती है कि नेगेटिव करैक्टर, हर एक चीज़ का एंटी है फासिज्म। अब मैं आपको बताता हूँ कि फासिज्म का इमरजेंस कैसे हुआ। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद कुछ देशों के लोगों की डिग्निटी हर्ट हुई, खास करके जर्मनी एंड इटली। जर्मनी के साथ आपको पता है कितनी बुरी तरह से ट्रीटी साइन की गई थी। जर्मनी पर दोष मढ़ा गया था कि आप रिस्पॉन्सिबल हो फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए। इटली ने भी जो चाहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार से, वो इटली को नहीं मिला था। तो काफ़ी ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा था दोनों देशों को। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद आपको याद होगा बहुत बुरे फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उसी समय सोशलिज्म आइडियोलॉजी का इमरजेंस हुआ था, यानी जो लेफ्ट मूवमेंट है वो इमर्ज होके आई थी उस समय। 1930s के आसपास की ये बात है। कैपिटलिज्म जो था वो तो क्राइसिस झेल रहा था। कैपिटलिज्म क्राइसिस क्यों झेल रहा था? क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो लोगों ने कहा कि ये सारे फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं कैपिटलिज्म की वजह से, यही एक आइडियोलॉजी दोषी है। तो कैपिटलिज्म के जवाब में लेफ्ट मूवमेंट इमर्ज हो रही थी, सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो इमर्ज हो रही थी। एक तरफ देखो लड़ाई थी कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के बीच और वर्कर क्लास के लोगों के बीच, लेकिन उस समय तक मिडिल क्लास के लोग भी इमर्ज होके आए थे। मिडिल क्लास के लोगों को यह लगता था, अरे भैया एक तरफ वर्कर क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के बीच लड़ाई चल रही है, पावर आएगी तो या तो कैपिटलिस्ट क्लास के पास आएगी या फिर आएगी तो वर्कर क्लास के पास आएगी। हम कहाँ जाएं? मिडिल क्लास के लोगों के पास क्या है? तो मिडिल क्लास के लोगों को यह लगने लगा, मिडिल क्लास के लोग काइंड ऑफ एलियनेटेड फील करने लगे। उनको लगने लगा कि हमारी कोई पूछता ही नहीं है, हमारी कोई बात नहीं सुनता। या तो कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के लिए कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी है, वर्किंग क्लास के लोगों के लिए सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है, या फिर कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी है। उनके लिए लेफ्ट मूवमेंट चल रही है। मिडिल क्लास की बात कोई करता ही नहीं है। तो मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा उस समय एलियनेटेड फील कर रही थी और सिचुएशन ऐसी थी, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा थी, फ्रस्ट्रेशन थी लोगों में और काफ़ी बुरा इकोनॉमिक फेज था। ऐसी सिचुएशन में हिटलर, जो कि स्पीच काफ़ी अच्छी दे सकते थे, जो पर्सन देखो स्पीच अच्छी दे सकता है ना, वो लोगों के सेंटिमेंट्स का फ़ायदा उठा सकता है, और वही किया हिटलर ने। हिटलर ने स्पीचेस दी। उन्होंने कहा कि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा, आपको फ्रीडम दिलवाऊंगा, आपको रोजगार दूंगा। और जो डिग्निटी हर्ट हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से, वो कहते मैं आपकी प्राइड आपको वापस ला के दूंगा। यानी सारी अच्छी अच्छी बातें, जो लोक लुभावनवाद वाली बातें होती हैं, पॉपुलिज्म वाली, जैसे डेमोक्रेसी में इलेक्शन से पहले जो नेता लोग करते हैं, हिटलर ने सारी बातें बोली। उनको भी लगने लगा मिडिल क्लास के लोगों को कि हिटलर तो जैसे सुपरमैन टाइप का बंदा है, ये हमें बहुत कुछ दे देगा, ये हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। तो उन्होंने भी ब्लाइंडली हिटलर को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, और यहीं से इमरजेंस होता है फासिज्म का। तो ये हमने ओरिजिन समझ लिया कि कैसे फासिज्म का उदय होता है। फासिज्म के देखो अलग अलग टाइप हैं। जैसे जर्मनी में नाजिज्म, एक्चुअल में जो फासिज्म वर्ड है वो फांसी से बना है, FASCI। ये एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है बंडल ऑफ रोड्स। बंडल ऑफ रोड्स मतलब यूनिटी एंड सोलिडारिटी। ये वर्ड है फांसी का, और इस वर्ड से मिलकर बना है फासिज्म।
फासिस्ट पार्टी थी इटली में। और फासिज्म के वेरिएंट हैं, जैसे जर्मनी में है नाजिज्म, पेरोनिज्म है अर्जेंटीना में, और जापान में जो रूल था प्रिंस फूमीमारो का। ये सब वेरिएंट्स हैं फासिज्म के। वैसे तो देखो मसोलिनी के द्वारा एक ऑफिशियल फिलोसफर भी अपॉइंट किया गया था, जियोनी जेंटाइल को ऑफिशियल फिलोसफर नियुक्त किया गया था मसोलिनी के द्वारा। लेकिन फासिज्म टोटली एक प्रोपगेंडा है, मिथ्स क्रिएट किए जाते हैं फासिस्ट आइडियोलॉजी के द्वारा। और जो हिटलर हैं उन्होंने तो अपना एक प्रोपगेंडा मिनिस्टर भी अपॉइंट किया था, अपना फासिज्म से संबंधित प्रोपगेंडा फैलाने के लिए स्पेशल अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई थी, स्पेशल मिनिस्टर बनाया गया था हिटलर के द्वारा। तो इसीलिए फासिज्म को कहा जाता है कि टोटली एक प्रोपगेंडा है। जो मैंने पहले आपको बताया, पावर पॉलिटिक्स, कैसे न कैसे करके बस पावर हथियानी है और अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए कोई भी मिथ क्रिएट करना पड़े, कुछ भी आइडिया से कुछ भी जस्टिफाई करना पड़े तो वो करो। इसीलिए ये कोहेरेंसी नहीं है फासिज्म के आइडियाज में। फासिस्ट स्टेट्स में क्या होता है, डिक्टेटरशिप होती है। वैसे देखो हिटलर, मसोलिनी ये चुन के तो आए थे शुरुआत में डेमोक्रेसी से, लेकिन बाद में ये दोनों डिक्टेटर बन गए, हिटलर भी और मसोलिनी भी। इन्होंने सारी की सारी पावर्स अपने हाथों में जमा कर ली और जिस डेमोक्रेसी से ये चुन के आए थे उस डेमोक्रेसी को इन्होंने ख़त्म कर दिया। हिटलर कहा करते थे डेमोक्रेसी एक लग्जरी है रिच नेशंस की, यानी जो अमीर देश हैं उनके लिए होती है डेमोक्रेसी, हमारे लिए डेमोक्रेसी नहीं है। हिटलर तो ये कहा करते थे पार्लियामेंट कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक टॉकिंग शॉप है, यानी बातचीत की दुकान है पार्लियामेंट, इससे ज़्यादा पार्लियामेंट कुछ भी नहीं है। अब कुछ आइडियाज़ मैं आपको बताता हूँ फासिज्म से संबंधित। सबसे पहला आइडिया है सुपरमेसी ऑफ नेशनलिज्म। फासिज्म आइडियोलॉजी से संबंधित जो लोग हैं वो नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वो लोगों को कहते हैं नेशनल यूनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों से और वर्कर क्लास के लोगों से आह्वान करते हैं आप सब कुछ भूल जाइए, अपने आपस का कन्फ्लिक्ट भूल जाइए नेशन के इंटरेस्ट में। वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैन को सब कुछ सेक्रीफाइस कर देना चाहिए नेशन के लिए। देखो कुछ थिंकर्स ये कहते हैं कि नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी का सिर्फ इस्तेमाल किया गया फासिस्ट लीडर्स के द्वारा पावर हथियाने के लिए, यानी नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी का इस्तेमाल किया गया फासिस्ट लीडर्स के द्वारा अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए। तो ये पहला पॉइंट है सुपरमेसी ऑफ नेशनलिज्म। दूसरा पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ सुपरमैन। जैसे मैंने आपको पहले बताया फासिस्ट लीडर्स अपने आप को एज ए सुपरमैन प्रेजेंट करते थे, लोगों को ये बताते थे आपकी सारी समस्याओं का हल हिटलर के पास है, आपकी सारी समस्याओं का हल मसोलिनी के पास है। यानी फासिस्ट लीडर तो हैं, वो काइंड ऑफ सुपरमैन है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार से फासिस्ट लीडर्स को प्रेजेंट किया जाता था फासिस्ट स्टेट्स में। तीसरा पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। देखो जो फासिस्ट स्टेट होते हैं वो राइट की बात नहीं करते, लिबर्टी की बात नहीं करते, वो तो जनता को बोलते हैं सीधा और सीधा कि डिसिप्लिन यानी आप अनुशासित रहो, जो कुछ हम बोलें आप उसको फॉलो करो। कंप्लीट ओबीडियंस की मांग करते हैं फासिस्ट लीडर्स। राइट टू इट, लिबर्टी उनके हिसाब से कुछ नहीं है। वो कहते हैं जो हम बोलें बस आप वही करो, आप ओबे करो नेशन के इंटरेस्ट में। चौथा पॉइंट है इंपीरियल फॉरेन पॉलिसी। हिटलर तो देखो आपको पता है बहुत सारे एरिया पर कब्जा करना चाहते थे। उनको ये लगता था जितना ज़्यादा एरिया पर जो जर्मनी है वो कब्जा करेगा जर्मनी के लोगों को फ़ायदा होगा, जितना ज़्यादा लैंड होगा उतना ही अच्छा होगा। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आइडिया है इकोनॉमिक फ्रीडम। वैसे देखो फासिस्ट जो लीडर्स हैं फासिस्ट स्टेट को कॉरपोरेट स्टेट बोलते हैं। कॉरपोरेट स्टेट सही कोई डेफिनेशन है नहीं एक कॉरपोरेट स्टेट की, लेकिन कॉरपोरेट स्टेट का मतलब बेसिक एसेंस हम डिस्कस करें तो ये है एक ऐसा स्टेट जो कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के बीच और वर्किंग क्लास के लोगों के बीच मीडिएटर की भूमिका निभाएगा। क्योंकि उस समय जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, जो क्राइसिस आए थे कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी की वजह से, उसके खिलाफ मूवमेंट्स चल रही थी, वर्किंग क्लास के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि फासिस्ट स्टेट जो है वो कॉर्पोरेट स्टेट है, हम बीच बचाव करेंगे कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के बीच और वर्किंग क्लास के लोगों के बीच, समझौता करवाएंगे दोनों क्लासेस के बीच नेशन के इंटरेस्ट में। तो ये काइंड ऑफ एसेंस है कॉर्पोरेट स्टेट का। इसके अलावा देखो जो फासिस्ट लीडर्स थे वो ये भी बोलते थे
कि फासिस्ट स्टेट में ऑटोर्की आनी चाहिए। ऑटोर्की मतलब सेल्फ सफिशिएंसी। इंटरनेशनलिज्म की बात नहीं की जाती फासिज्म के द्वारा। इनके द्वारा बोला जाता है फासिस्ट स्टेट अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ पर। तो इसीलिए ये नेक्स्ट पॉइंट भी आप बोल सकते हो, फासिज्म इज एंटी इंटरनेशनलिज्म, यानी दो देशों के बीच कोऑपरेशन को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती फासिज्म की आइडियोलॉजी के द्वारा। और फासिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो ये भी नहीं सपोर्ट करती कि फासिस्ट स्टेट की जो इकोनॉमी है वो दूसरे देशों की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो या फिर वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो। तो ये हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए फासिज्म के बारे में। अब हम बात करते हैं फासिज्म का सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, मतलब जो फासिस्ट लीडर्स हैं वो कहाँ से प्रेरणा लेते हैं। देखो, कहा यह जाता है जो फासिस्ट लीडर्स हैं वो सिलेक्टिव कोट करते हैं थिंकर्स के विचारों को, यानी अपने फायदे के लिए जैसे भी इंटरप्रेट करना हो, जहां से भी कोई विचार तोड़ मरोड़ के पेश करना हो, वैसे फासिस्ट लीडर्स आइडियाज़ को तोड़ मरोड़ के पेश करके प्रेजेंट करते थे और अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते थे। तो ये सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस हैं, काफ़ी सारे हैं, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्लेटो का कंसेप्ट है फिलोसफर किंग का। प्लेटो फिलोसफर किंग के कंसेप्ट में ये बोलते हैं कि फिलोसफर किंग को पूरी की पूरी पावर्स दे देनी चाहिए, कोई लॉ पावर लिमिट ना करे फिलोसफर किंग की, कोई बुक पावर लिमिट ना करे फिलोसफर किंग की, कोई संविधान पावर लिमिट ना करे फिलोसफर किंग की, फिलोसफर किंग को सारी की सारी पावर्स दे दो। तो प्लेटो के इस विचार का यूज़ किया जाता है फासिस्ट लीडर्स के द्वारा अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए। उसके बाद मैकियावेली आपको याद होगा, एंड जस्टिफाई द मीन्स, यानी एंड सही है तो मीन्स कुछ भी हो, तरीका कुछ भी हो, सब कुछ सही है। होप्स तो एब्सोल्यूट स्टेट की बात करते थे। होप्स कहते थे कि स्टेट फोर्स की सहायता से अपने कानूनों को पालन करवाए। उसके बाद रूसो ने कंसेप्ट दिया था जनरल विल का, यानी मैन कैन बी फोर्स टू बी फ्री, मैन को फोर्स किया जा सकता है फ्री रहने के लिए। तो उनके इस कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया फासिस्ट लीडर्स के द्वारा। हीगल ने क्या बोला था, स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, यानी मास नहीं है यहाँ पे मार्च है, यानी स्टेट जो है आप उसकी हर एक बात को मानो क्योंकि स्टेट जो है वो गॉड की एक फॉर्म है। इस प्रकार की बात बोली गई थी हीगल के द्वारा। छठे नंबर पे है नीटजे ने कहा था हर एक मैन में इच्छा होती है पावर को हथियाने की। इन्होंने कंसेप्ट दिया था सुपर वुमन का। सातवें नंबर पे है बर्गसन ने कहा था देखो कोल्ड ब्लडेड रीजन जो है वो लाइफ की एक फोर्स नहीं है, पैशन जो है वो लाइफ की एक फोर्स है। बस इनके आइडियाज़ को आप कोट कर दीजिएगा, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं, मतलब डिटेल से इन सब के आइडियाज़ को आपको जानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बर्गसन, हर्डर ये हमारे सिलेबस में नहीं है। मैकियावेली, प्लेटो वो तो हमारे सिलेबस में थे, हमने उनको डिटेल से समझा था। हर्डर ने कंसेप्ट दिया था कल्चरल नेशनलिज्म का। तो फासिस्ट लीडर्स ने हर्डर के कल्चरल नेशनलिज्म कंसेप्ट का इस्तेमाल किया अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए। उसके बाद है चार्ल्स मोरस, ये इंटीग्रल नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो इस कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया फासिस्ट लीडर्स के द्वारा। और सबसे लास्ट में है सोरिल याद कीजिए, हमने कहा स्टडी किया था जब हमने सिंडिकलिज्म को पढ़ा था तो उस समय मैंने आपको बताया था सोरिल जो वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं, ये कहते हैं वायलेंस की अपनी एक इम्पोर्टेंस है पॉलिटिक्स में और मिथ्स यानी भ्रांतियों की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है पॉलिटिक्स में। तो ये बातें बोली गई सोरिल के द्वारा। तो इन सब 10 थिंकर्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है फासिस्ट लीडर्स के ऊपर। अब बात हम करते हैं नेचर क्या है फासिज्म का, पर्पस क्या है। देखो फासिज्म का पर्पस है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, यानी ओल्ड को डिस्ट्रॉय करो, जो पुराना है उसे ख़त्म कर दो और नया क्रिएट करो। समझ गए, फासिज्म का पर्पस है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ओल्ड को डिस्ट्रॉय करो, नया क्रिएट करो। फासिस्ट वादा करते हैं क्रिएशन ऑफ न्यू मैन, न्यू सोसाइटी, न्यू पॉलिटिक्स, यानी वो कहते हैं नया मैन हम क्रिएट करेंगे, नई सोसाइटी क्रिएट करेंगे, नई पॉलिटिक्स क्रिएट करेंगे। ये सब बातें बोली जाती हैं फासिस्ट के द्वारा। एक्चुअल में कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू मैन, यानी जिस न्यू मैन की बात करते हैं फासिस्ट, उस न्यू मैन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। एक्चुअली फासिस्ट कहते हैं इनलाइटमेंट के बाद जो ऑर्डर एग्जिस्टेंस में आया है यूरोप में वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि ऐसे ऑर्डर में मैन जो है वो आइसोलेटेड हो गया है अपने कल्चर से, अपनी रेस से।
तो इसलिए फासिस्ट ये कहते हैं हम ऐसा ऑर्डर इस्टेब्लिश करेंगे जहां पे मैन अपने कल्चर के काफ़ी करीब होगा, अपनी रेस के काफ़ी करीब होगा। आपको पता ही है किस प्रकार से हिटलर के द्वारा कंसेप्ट दिया गया था आर्यन रेस का। उन्होंने रेस के नाम पर कितने जूस की हत्या करवाई थी। तो उन चीज़ों को अगर जस्टिफाई करना है तो आपको भ्रांतियां फैलानी पड़ेगी ना, आपको मिथ फैलाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से मिथ फैलाए जाते थे कि इनलाइटमेंट के बाद मैन बहुत ज़्यादा एलिनेटेड फील करता है अपनी रेस से, अपने कल्चर से। तो वो कहते थे हम ऐसी सोसाइटी का निर्माण करेंगे, ऐसे मैन का निर्माण करेंगे जहाँ जो मैन है अपने कल्चर के, अपने रेस के काफ़ी करीब महसूस करेगा। लेकिन वो सिर्फ अपनी रेस की बात करते थे, वो किसी दूसरी रेस की बात नहीं करते थे। तो ये काइंड ऑफ बेसिक नेचर है फासिज्म का। वैसे देखो, फासिज्म को एनालाइज करना आसान नहीं है, क्योंकि जो लिबरल थिंकर्स हैं वो फासिज्म को लिंक करते हैं कम्युनिज्म से, और जो कम्युनिज्म थिंकर्स हैं, जो कम्युनिस्ट थिंकर्स हैं, वो फासिज्म को लिंक करते हैं लिबरलिज्म से। तो हर एक आइडियोलॉजी के थिंकर्स के द्वारा अपोजिट आइडियोलॉजी को जोड़ा जाता है फासिज्म से। तो न्यूट्रल वे में फासिज्म को एनालाइज करना आसान नहीं है। हमारे देश में भी आपने देखा होगा काफ़ी बार बोल दिया जाता है कि आपकी जो सरकार है वो फासिस्ट सरकार है, आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो फासिज्म से संबंधित पॉलिसीज़ हैं, काफ़ी बार बोल दिया जाता है। वैसे देखो, लास्की का एक व्यू है। लिबरलिज्म को जब हमने पढ़ा था तो आपको याद होगा लास्की को हमने स्टडी किया था। लास्की फासिज्म को बोलते हैं काउंटर रेवोल्यूशन। ऐसा क्यों? लास्की के द्वारा फासिज्म को काउंटर रेवोल्यूशन क्यों बोला जाता है? लास्की कहते हैं फासिज्म एक रेवोल्यूशन अगेंस्ट रेवोल्यूशन है। मतलब ये एलीट लोगों का एक रेवोल्यूशन है, वर्किंग क्लास के लोगों के रेवोल्यूशन के अगेंस्ट। फिर से बोलता हूं, लास्की के अनुसार फासिज्म जो है वो एलीट लोगों का रेवोल्यूशन है, मासिस के रेवोल्यूशन के अगेंस्ट। आप पास्ट में जाइए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है? सोशलिज्म आइडियोलॉजी इमर्ज हो रही होती है, क्योंकि कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी के कारण क्राइसिस आते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस, लेफ्ट मूवमेंट्स इमर्ज होकर आती हैं उस समय। तो कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को बचाना था, और इसी वजह से कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों ने दाव खेला कि फासिज्म को प्रमोट करो। फासिज्म क्या करेगा? कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों को बचाएगा, कैपिटलिज्म को बचाएगा, और कम्युनिज्म को इस्टेब्लिश होने से रोकेगा, सोशलिज्म को इस्टेब्लिश होने से रोकेगा। तो इसीलिए लास्की कहते हैं कि फासिज्म जो है एक अटेम्प्ट है कैपिटलिज्म का अपने आप को बचाने के लिए सोशलिस्ट रेवोल्यूशन से। और इसके लास्की जो ये सारी बातें बोलते हैं उसके पीछे तर्क भी दिए जाते हैं। तर्क क्या दिए जाते हैं? देखो, जो फासिस्ट लीडर्स थे उन्होंने कम्युनिस्ट लीडर्स को जेल में बंद करवा दिया। याद कीजिए, ग्राम्स्की एक कम्युनिस्ट लीडर थे और मसूलनी ने उनको जेल में डाल दिया था। और उन्होंने, ग्राम्स्की ने जो अपना काम लिखा वो कहाँ लिखा? जेल में तो लिखा था, प्रिजन डायरीज। दूसरा पॉइंट, फासिस्ट स्टेट में क्या होता है? स्टेट इंटरवेंशन करता है। जब भी कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के बीच और वर्किंग क्लास के लोगों के बीच कन्फ्लिक्ट होता है तो स्टेट इंटरवेंशन करता है, दोनों के बीच में मीडिएशन करवा देता है। अगर स्टेट मीडिएशन करवा देगा तो रेवोल्यूशन तो आएगा ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि फासिज्म जो है वो एक टूल है कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों का, यानी कैपिटलिज्म अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है सोशलिस्ट रेवोल्यूशन से, इसीलिए उन्होंने फासिज्म को प्रमोट किया। तीसरा पॉइंट ये है, वैसे फासिज्म को प्रमोट किया गया था या फिर फासिज्म का समर्थन किया गया था इंडिजिनस कैपिटलिस्ट ग्रुप्स के द्वारा, यानी जो घरेलू पूंजीपति क्लास के लोग थे उन्होंने समर्थन किया था फासिज्म का। चौथा पॉइंट, आपने अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको याद होगा कि यूके, फ्रांस, शुरुआत में इन सब देशों ने समर्थन किया था हिटलर का। जो अपीजमेंट पॉलिसी थी वो ये चाहते थे हिटलर मदद करेगा, बल्कि यूके, फ्रांस, इन सब देशों की कम्युनिज्म से लड़ने में, क्योंकि उस समय यूएसएसआर में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अपना जो दायरा था वो इंक्रीज करती जा रही थी। डर था यूके और फ्रांस को कि हमारे देश में भी कभी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ना इस्टेब्लिश हो जाए। तो उन्हें ये लगता था कि जल्द से जल्द यूएसएसआर को हराया जाए किसी ना किसी तरीके से। यूएसएसआर में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, जो अपना जुरिडिक्शन एक्सपेंड करती जा रही है, उसे रोका जाए। और यूं लगता था यूके, फ्रांस को
यूएसएसआर को रोकने में हिटलर मदद करेगा, तो उन्होंने हिटलर का समर्थन किया था शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे हिटलर अपनी हद पार कर गया था। उन्होंने पोलैंड पे कब्जा कर लिया था, तो बाद में मजबूरी में आके यूके और फ्रांस ने अपने आप को डिफेंड करना स्टार्ट किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। तो काइंड ऑफ चौथा पॉइंट ये है कि यूके, फ्रांस, इन सब देशों के द्वारा समर्थन किया गया था हिटलर का कम्युनिज्म के अगेंस्ट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट। तो ये सारे पॉइंट्स शो करते हैं कि कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म ने अपने आप को बचाने के लिए सोशलिस्ट रेवोल्यूशन से फासिज्म को प्रमोट किया। तो इसीलिए इसे कहा जाता है फासिज्म एक काउंटर रेवोल्यूशन है, यानी एलीट लोगों का रेवोल्यूशन है मासिस के रेवोल्यूशन के अगेंस्ट। तो ये हमने पूरा व्यू पॉइंट डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिबरल और वेस्टर्न सेकुलर्स के क्या व्यू हैं फासिज्म के बारे में। हम हना अरेंट का व्यू जानते हैं और कार्ल पॉपर का व्यू जानते हैं। दोनों को वैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। हना अरेंट ने कहा था फासिज्म एक वैरायटी है टोटलिटेरियनिज्म की। हना अरेंट को हमने डिटेल से जब डिस्कस किया था तो हना अरेंट की ये बात हमने डिस्कस की थी। वो कहते हैं दूसरी वैरायटी है स्टालिनिज्म। हना अरेंट ने यह भी कहा था 20वीं शताब्दी में फासिज्म की फॉर्म में जो टोटलिटेरियनिज्म देखने को मिलता है, ऐसा इतिहास में कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलता। ये बात हना अरेंट ने कही थी। उन्होंने इवन स्टालिनिज्म को भी टोटलिटेरियनिज्म कहा है। इस वजह से हना अरेंट का काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ था और उन्हें कोल्ड वार इंटेलेक्चुअल कहा गया था। हना अरेंट ये भी कहती हैं फासिज्म रिप्रेजेंट करता है एक प्रकार से जो क्लास पॉलिटिक्स है वो समाप्त हो चुकी है। क्लास पॉलिटिक्स मतलब वर्किंग क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास के बीच जो लड़ाई रहती थी पहले काफ़ी सदियों से चली आ रही थी, वो ख़त्म हो गई है और मास पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है। फासिज्म इस बात को रिप्रेजेंट करता है। मास पॉलिटिक्स मतलब जैसे बहुत सारे वोटर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और मास बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज होकर आती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं। ये सब जो सिस्टम है इसे कहा जाता है मास पॉलिटिक्स। यानी फासिज्म रिप्रेजेंट करता है क्लास पॉलिटिक्स अब खत्म हो चुकी है, मास पॉलिटिक्स स्टार्ट हो चुकी है। फासिज्म और कुछ नहीं है, फासिज्म रूल है आइडियोलॉजी का और टेरर का। तो ये व्यू है हना अरेंट का फासिज्म के बारे में। नेक्स्ट है कार्ल पॉपर का व्यू। कार्ल पॉपर तो आपको पता है, यूं बोलते हैं प्लेटो, हीगल, कार्ल मार्क्स ये सब ओपन सोसाइटीज़ के दुश्मन हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये सब लोग ये बोलते हैं कि हमें सच पता लग चुका है, आपको और कोई वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, आपको और कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं है, हम जो बोल रहे हैं वो सच है। इस प्रकार की बात बोली जाती है प्लेटो के द्वारा, हीगल के द्वारा, मार्क्स के द्वारा। तो कार्ल पॉपर कहते हैं देखो ओपन सोसाइटी वो सोसाइटी है जहां पर वेरिफिकेशन होती है, किसी चीज़ को एग्जामिन किया जाता है। जबकि ये लोग तो ऐसा कहते हैं कि हमें सच मिल चुका है, वेरिफिकेशन की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस वजह से ये सब जो लोग हैं वो ओपन सोसाइटी के दुश्मन हैं। टोटलिटेरियन सोसाइटीज़ में क्या होता है, बेसिक फ्रीडम नहीं दी जाती। अगर आप देखो किसी को बेसिक फ्रीडम नहीं दोगे बोलने की, कुछ लिखने की, तो अलग तरह के व्यूज़ निकल के नहीं आएंगे। अलग तरह के व्यूज़ निकल के ही नहीं आएंगे तो सच कैसे सामने आएगा? समझ गए? टोटलिटेरियन सोसाइटीज़ में सच क्यों नहीं सामने आ पाता? क्योंकि आज़ादी नहीं होती लिखने की, बोलने की आज़ादी नहीं होती, इसलिए सच सामने नहीं आ पाता। उसके बाद व्यूज़ हैं ओर्टेगा गैसेट के। इन्होंने ये कहा था, इनकी बुक का नाम पहले जान लीजिए, रिवोल्ट ऑफ मासिस। इन्होंने अपनी बुक रिवोल्ट ऑफ मासिस में लिखा है फासिज्म इज़ द कंसिक्वेंस ऑफ। ये कहते हैं फासिज्म देखो तब आता है जब डेमोक्रेसी कन्वर्ट हो जाती है मोबोक्रेसी में। मोबोक्रेसी मतलब रूल बाय मैनी, या फिर आप कह सकते हो रूल बाय क्राउड। जब मेजोरिटी रूल करने लगते हैं, मोबोक्रेसी को मेजोरिटेरियनिज्म भी काफ़ी बार कहा जाता है। जब डेमोक्रेसी मोबोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाती है तो फासिज्म इमर्ज होकर आता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे सेकुलर्स हैं, फॉर एग्जांपल आलमंड एंड पावल, सिडनी वर्बा। इनका विश्वास ये है जब देखो लोग बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगते हैं पॉलिटिक्स में, वो भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा जब होता है तब डेमागोगिक लीडर्स इमर्ज होके आते हैं। डेमागोग लीडर्स कौन से लीडर्स होते हैं? देखो वो लीडर्स जो रैशनल आर्ग्यूमेंट के आधार पर वोट नहीं मांगते, पॉपुलर डिजायर्स के नाम पे वोट मांगते हैं, पैशन के नाम पे वोट मांगते हैं, ऐसे लीडर्स को कहा जाता है डेमागोगिक लीडर्स। तो हिटलर काइंड ऑफ डेमागोगिक लीडर्स थे जो लोगों से उनकी डिजायर्स के नाम पर वोट मांग रहे थे,
उनके पैशन के नाम पर वोट मांग रहे थे, रैशनल आर्ग्यूमेंट के नाम पर वोट नहीं मांग रहे थे। कहने का एसेंस ये है, लोग जब बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगते हैं पॉलिटिक्स में, ये सिचुएशन भी अच्छी नहीं है। इस सिचुएशन में डेमोगोगिक लीडर्स इमर्ज होके आते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ, उस समय जर्मनी में हालात ठीक नहीं थे। जो मिडिल क्लास थी वो नेग्लेक्टेड महसूस कर रही थी। उनको लगता था सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी है वो वर्किंग क्लास के लोगों की आवाज़ उठा रही है, कैपिटलिज्म जो आइडियोलॉजी है वो कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों की आवाज़ उठा रही है, लेकिन हमारी आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है। और फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए थे। तो ऐसी सिचुएशन में हिटलर मुसोलिनी के द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए मिडिल क्लास के लोगों से, और मिडिल क्लास ने सोचा ये जो लोग हैं हिटलर मुसोलिनी, ये हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर ही पावर हथियाई गई थी हिटलर के द्वारा और मुसोलिनी के द्वारा। तो ये हमने व्यूज़ डिस्कस किए लिबरल एंड वेस्टर्न सोसाइटी के सेकुलर्स के। अब देखो लास्ट चीज़ बाकी है, कौन सी थ्योरीज दी जाती हैं फासिज्म के इमर्ज होने के लिए। वैसे एक थ्योरी तो मैंने आपको बताई दी कि इंटरवार पीरियड में, यानी 2 वर्ल्ड वार के बीच इस प्रकार के सरकमस्टांसिस इमर्ज होके आई। पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल दोनों तरह की इंस्टेबिलिटी थी। जर्मनी, इटली और कुछ दूसरे देशों में ऐसी सिचुएशन में फासिज्म इमर्ज होके आया। इस थ्योरी के द्वारा ये भी कहा जाता है, अगर देखो कोई ऐसा देश जहाँ पे डेमोक्रेसी का कल्चर नहीं है और अगर डेमोक्रेसी को इम्पोज किया जाता है तो वहाँ पर भी फासिज्म आ सकता है। और वो देश जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में मिलके कोलिशन बनाने में सक्षम नहीं है, इंस्टेबिलिटी रहती है, वहाँ पे भी चांसेस हैं कि फासिज्म इमर्ज होके आ सकता है। एक तो देखो ये थ्योरी है। दूसरी थ्योरी है रूट ऑफ फासिज्म लाइज इन ह्यूमन नेचर। इस थ्योरी के मेन एक्सपोनेंट है एरिक फ्रोम। इनका कहना है मैन को हमेशा डर लगता रहता है अपनी फ्रीडम को खोने का, यानी मैन हमेशा सिक्योरिटी चाहता है। और जब देखो किसी प्रकार के क्राइसिस आते हैं, जैसे क्राइसिस आए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी, इटली में, इस प्रकार की सिचुएशन में डर जो है मैन का फ्रीडम खोने का वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी फियर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैन को ये लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग लीडर को इलेक्ट करते हैं। हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है मैन का जो डर है फ्रीडम खोने का, ये डर एग्रावेट ना हो। जब भी ये डर बढ़ेगा मैन स्ट्रॉन्ग लीडर को इलेक्ट करेगा ही करेगा। यानी फासिज्म कब इमर्ज होके आता है? फासिज्म तब इमर्ज होके आएगा जब क्राइसिस आएंगे। क्राइसिस आएंगे तो मैन का जो डर है फ्रीडम खोने का वो डर बढ़ेगा और मैन स्ट्रॉन्ग लीडर को इलेक्ट करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में पॉलिटिकल क्राइसिस आ गए या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, मैन को तो पहले से डर लगता है अपनी फ्रीडम खोने का। तो ऐसी सिचुएशन में, इस प्रकार के क्राइसिस में मैन का जो डर है फियर ऑफ फ्रीडम वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जनता को ये लगेगा आवश्यकता है अभी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर की जो स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश कर सके। तो ऐसी सिचुएशन में जनता एक स्ट्रॉन्ग लीडर को चुनती है। इसलिए हमें हमेशा सजग रहने की आवश्यकता है। फासिज्म कभी भी आ सकता है, खास करके उन सिचुएशंस में जब क्राइसिस रहते हैं। क्राइसिस में मैन का जो डर है फ्रीडम खोने का वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और देखो मासिस कभी फासिज्म को रिजेक्ट नहीं करती हैं, फासिज्म को हराना पड़ता है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार में फासिज्म को मासिस ने रिजेक्ट नहीं किया था, जर्मनी की जनता ने हिटलर को रिजेक्ट नहीं किया था, बल्कि वर्ल्ड वार हुआ था और फासिज्म को हराया गया था। इसके बाद देखो, अगर यूपीएससी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेती है, रेलेवेंस ऑफ फासिज्म इन द रिसेंट ईरा या फिर रेलेवेंस ऑफ फासिज्म इन 21st सेंचुरी। देखो जैसा फासिज्म 20वीं शताब्दी में देखने को मिला था वैसा फासिज्म तो सर्टेनली आज के समय में नहीं देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से हिटलर ने जूस की हत्या करवाई थी, जिस प्रकार से हिटलर ने जूस पर अत्याचार किया था, उस प्रकार से किसी कम्युनिटी का ऑपरेशन नहीं देखने को मिल रहा है। बट पिछले कुछ समय में विभिन्न देशों में फार राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज होकर आ रही हैं, जैसे फ्रांस नेशनल फ्रंट या फिर अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी। इन फार राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज की जो सोच है वो कई मायनों में फासिज्म से मिलती जुलती हैं। जैसे बाहर से जो रिफ्यूजीज आते हैं उनके खिलाफ नफरत, रेसिज्म,
जैसे इस प्रकार की कुछ फार राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज ये प्रोपगेट करती हैं वाइट्स जो हैं वो सुपीरियर हैं एज कंपेरिजन टू अदर कम्युनिटीज़। यूएसए में हाल ही में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद जो मूवमेंट चली ब्लैक लाइव्स मैटर, इस मूवमेंट का मकसद ये था कि रेसिज्म का विरोध करना, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं यूएसए में भी जो मानते हैं वाइट्स सुपीरियर हैं दूसरी कम्युनिटी के लोगों के अपेक्षा करते। बट देखो ये फासिज्म ठीक उसी प्रकार का फासिज्म है जो 20वीं शताब्दी में था, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर 20वीं शताब्दी का जो फासिज्म था हिटलर और मुसोलिनी के समय, अब जो फासिज्म देखने को मिल रहा है ये सिर्फ कंटेम्प्रेरी फासिज्म के कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ गुण हैं। आप इस फासिज्म को कंटेम्प्रेरी फासिज्म से कंपेयर नहीं कर सकते। इवन कुछ लोग तो बोलेंगे ये फासिज्म है ही नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ये फासिज्म का एक नया वर्जन है। अब देखो वो सेकुलर्स जो बोलते हैं आज के समय में ये जो नफरत देखने को मिल रही है ये जो फासिज्म का नया वर्जन है जिसे वो कंटेम्प्रेरी फासिज्म वर्जन कहते हैं, वो पुराने फासिज्म से यानी 20वीं शताब्दी के फासिज्म से काफ़ी मायनों में अलग है। जैसे देखो 20वीं शताब्दी का जो फासिज्म था उसमें डेमोक्रेटिक लिबर्टीज़ को पूरी तरह से छोड़ दिया गया था, ताकि अगर जर्मनी या फिर इटली के अंदर भी कोई हिटलर का या फिर मुसोलिनी का विरोध करता है तो उस आवाज़ को दबाए जा सके। 20वीं शताब्दी के फासिज्म ने एक्सटर्नल एक्सपेंशन पर फोकस किया था। हिटलर बहुत ज़्यादा टेरिटरी को हड़पना चाहते थे, बट आज का जो फासिज्म है कंटेम्प्रेरी फासिज्म, वो देखो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर रहते हुए ही प्रोपगेट किया जा रहा है। ऐसा ज़रूर है कुछ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर किया जा रहा है, बट जैसे हिटलर और मुसोलिनी ने किया था उनके विपक्ष में तो कोई पॉलिटिकल पार्टी बची ही नहीं थी, उन्होंने सारी पावर अपने हाथ में हथिया ली थी। ऐसा फिलहाल के समय में नहीं पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट देखो 20वीं शताब्दी में हिटलर और मुसोलिनी ने बड़े बड़े वादे किए थे अपनी जनता में कि एक अलग ही तरह की सिविलाइजेशन का निर्माण हम आपके लिए करेंगे। बट आज के कंटेम्प्रेरी फासिज्म में इवन जनता के वेलफेयर की बात भी नहीं की जाती है। सो कॉल्ड फासिस्ट लीडर्स के द्वारा सो कॉल्ड लिखना ज़रूरी है, क्योंकि देखो बहुत डिबेट है, मतलब जिसको आप फासिस्ट पार्टी बोलोगे या फिर फासिस्ट लीडर बोलोगे, दूसरे लोग उसे फासिस्ट लीडर या फिर फासिस्ट पॉलिटिकल पार्टी मानने से इनकार करेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी का तो नाम आप लिखने से थोड़ा कतराइएगा, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि आप किसी ऐसे पॉलिटिकल लीडर या फिर पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिख दो जो कंट्रोवर्शियल हो। इससे एग्जामिनर का जो व्यू पॉइंट है वो भी आपने जो लिखा है उसके विपरीत हो सकता है। लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं ये जनरल पॉइंट्स हैं, पॉइंट आप कंक्लूजन में लिख सकते हो और स्पेशल क्वेश्चन पूछा जा सकता है तब भी लिख सकते हो। समझ गए? तो बात ये है कि 20वीं शताब्दी के फासिज्म में ये दावा किया जाता था कि हम आपकी वेलफेयर सुनिश्चित करेंगे, अलग ही सिविलाइजेशन का निर्माण आपके लिए करेंगे। लेकिन आज का जो कंटेम्प्रेरी फासिज्म है इसमें ऐसी कोई बात नहीं की जाती। उनको लगता है सिर्फ कुछ आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स का जो गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको चैनलाइज किया जा सकता है। ऐसे लोगों की साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाया जा सकता है अपने पर्पजेस को सर्व करने के लिए। बाकी देखो कुछ पॉइंट्स तो सेम ही हैं। जैसे 20वीं शताब्दी का जो फासिज्म था उसका भी मकसद था सत्ता को हथियाना, और आज जो फासिज्म के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं कंटेम्प्रेरी फासिज्म में उसका भी यही मकसद है, सत्ता को हथियाना। तो इस प्रकार से हमने फासिज्म को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फेमिनिज्म के बारे में। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।